हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको पीयर इवैल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन, ठीक है। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, जीएस 1 से हैं। एक क्वेश्चन बिलोंग करता है मॉडर्न इंडिया से और दूसरा बिलोंग करता है ज्योग्राफी से, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई भी डाउट या इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से बाकी के लर्नर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है एंड क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। उसकी शुरुआत होती है इससे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वाई सॉल्ट वॉज चूजन एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट बाय गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, नमक को ही क्यों चुना, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको सॉल्ट सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह था, उसका महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब देखिए, 15 मार्कर है तो इट मीन्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए, क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होगा कि सॉल्ट को ही क्यों चुना, तो उसको काफ़ी डिटेल में आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंस क्या थी वो आपको बतानी होगी और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी। अब देखिए, अगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं तो देखिए, दिसंबर 1928 का सेशन होता है कांग्रेस का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें क्या हुआ था कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको अप्रूव किया गया था। लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जो यंगर सेक्शन था, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई जो डोमिनियन स्टेटस वाली जो चीज़ है, जो नेहरू रिपोर्ट में जो मेंशन किया हुआ है, उससे वो लोग खुश नहीं थे। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। जब बात गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि यार देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोग इस सहमति बना पाए हैं कि डोमिनियन स्टेटस हम लोग डिमांड करेंगे। तो इस डिमांड को अभी चेंज नहीं करना है, 2 साल का ग्रेस पीरियड देते हैं। लेकिन दबाव में आके फिर वो पीरियड 1 साल का हो गया, मीन्स दिसंबर 1928 से दिसंबर 1929, ठीक है। तो इस 1 साल में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांड मान लेती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मानती है तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे और फिर एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी हम लोग चलाएंगे। तो ये पूरा कहानी है इसके पीछे। और ऑब्वियस सी बात है, ये डिमांड नहीं मानी जाती है और फिर शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, और उसके लिए सॉल्ट को चुना जाता है, ठीक है। तो यही आपका पहला पार्ट है कि सॉल्ट का क्यों चुना गया था, ठीक है। उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना कि सॉल्ट सत्याग्रह, देखिए कब से कब तक हुआ था, ये डेट ना ये आपको याद होनी चाहिए। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल। ईयर कौन सा है, 1930, ठीक है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और 78 एसोसिएट्स थे, ठीक है। 78 एसोसिएट्स थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो लिख दीजिए कि इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
अब देखिए पूछा गया है कि भाई सॉल्ट जो है ना, सॉल्ट को क्यों सिंबल माना गया। तो देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उस समय में जो सॉल्ट लॉ थे, उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनको मोनोपोली थी। ठीक है, एक छत्र राज था उनका, मोनोपोली। और किस तरह की मोनोपोली? सॉल्ट के प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर सकती थी। और सॉल्ट पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे। इवन जो सॉल्ट की वैल्यू है ना, उसका 14 टाइम्स इस हद तक टैक्स लगाए जाते थे। और देखिए जब इतना टैक्स लगेगा तो एक सिंपल सी चीज़ है वो बहुत महंगी हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। पहली तो ये चीज़ है कि उनकी मोनोपोली थी। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि मोनोपोली इस हद तक थी कि जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे विलेजर्स खुद से नमक बना सकते हैं, तो उनको भी अलाउड नहीं था कि भाई वो नहीं बना सकते हैं, पहली बात। इसके अलावा अगर कोई नेचुरल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको डिस्ट्रॉय कर देती थी। और इससे क्या होता था कि जो हमारे नेशनल असेट्स हैं उनका नुकसान होता था। ये बात समझ पा रहे हो? अब देखिए एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि देखिए जो विलेजर्स हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, अगर सॉल्ट बनाने की उनको परमिशन होती, अगर सॉल्ट बनाने की उनको परमिशन होती, तो बहुत ही शानदार इंडस्ट्री डेवलप हो जाती, विलेज इंडस्ट्री। और गांधी जी तो इसको फेवर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो पहला पॉइंट तो यह है कि मोनोपोली थी। अब देखिए दूसरी बात यह है कि सॉल्ट हमारे फूड का असेंशियल आइटम है। भले ही अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, रेस, रिलीजन, कास्ट का हो, वो सभी सॉल्ट को यूज करते हैं। और अगर आप उस पर टैक्स लगा रहे हो तो इससे इनह्यूमन क्या होगा, अमानवीय क्या होगा, इससे बड़ा सिंफुल एक्ट क्या होगा, पाप क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्ट को अपना सिंबल बनाते हो तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो पूरी कंट्री है उसके हर बंदे तक अपना मैसेज, अपनी बात पहुंचा सकते हो। और यही तो चीज़ चाहिए थी कि आपको अपना मैसेज पहुंचाना होगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे अगेंस्ट है, ठीक है, हमें इनको हटाना होगा। तो इसलिए सॉल्ट को चुना गया था। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ थी कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको ये तो पता चले कि यार जो मास सफरिंग है वो क्या हो रही है, ताकि उनको पता चले कि यार नहीं, हमको भी इस लड़ाई में योगदान देना है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से सॉल्ट को सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो चुना गया था। ठीक है, सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट उनको चुना गया था। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या कहा है ना, क्या किया है, जो मैंने आंसर शीट्स देखी है उन्होंने इसका स्प्रेड बता दिया है कि भाई किस किस एरिया में किन किन लोगों में इसका स्प्रेड था। तो देखो वो चीज़ नहीं पूछी गई है, पूछा गया है कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये थी कि देखिए ये जो एक्ट था ना, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का, ठीक है, तो जब ये एक्टिविटी होती है तब जो वर्ल्ड अटेंशन मिलता है महात्मा गांधी को, यूरोपियन प्रेसेस, ठीक है, जो अमेरिकन प्रेस थी उन सब ने कवर किया था, जो टाइम्स मैगजीन थी उसने कवर किया था। तो ये जो हमारा मुद्दा था ये इंटरनेशनल डोमेन में छा गया था। दूसरी बात, ये पहली ऐसी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसमें इतने बड़े लेवल पे वुमेन ने, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स का कि किसने गांधी जी को मतलब कहा था कि वुमेन को आप अलाउ करो, क्योंकि देखिए गांधी जी शुरू में मना कर रहे थे कि वुमेन को मैं अलाउ नहीं करूँगा, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट पे गांधी जी ने अलाउ किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके अलावा रिजल्टेड इन क्लास यूनिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट। देखिए जो सॉल्ट था ना, अब इंडिया में तो काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो सॉल्ट हर जगह तो मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं। तो देखिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें यूज की गई थी, जैसे कि जहाँ पे कोस्टल एरियाज नहीं है वहाँ पे जैसे जो फॉरेस्ट लॉ हैं उनको ब्रेक करो। ठीक है, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन वगैरह चलाए गए थे, नो रिवेन्यू कैंपेन वगैरह चलाए गए थे। इसके अलावा अलग अलग एरिया में चलाया गया था, जैसे कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, उनके नेतृत्व में उन्होंने पूरा लीड किया था। ठीक है, तो इस तरह से लोकलाइजेशन वगैरह हुआ था। और देखिए सॉल्ट लॉ, ये लॉ बनाया था ब्रिटिश लोगों ने और हमने उसको तोड़ दिया।
तो इससे हमने ये मैसेज दिया कि भाई अब हम ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए जो लॉ हैं उसको हम नहीं मानेंगे, और इससे हमने एक सिग्नल दिया ब्रिटिश लोगों को कि भाई अब तुम ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे, जो तुम्हारा रूल है ना अब ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो ये सारे महत्व हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की मेन डिमांड है। अब इसके बाद आप कंक्लूड कर दो। तो देखिए कंक्लूजन में क्या कर सकते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो कनेक्टेड इवेंट्स हैं उनसे एंड कर दो कि सोल्ट सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ कही गई थी कि भाई जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। जो प्रिजनर्स होंगे उनको रिलीज वगैरह कर देंगे, और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलोंग द कोस्ट उसको अलाउ किया गया था। तो काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको हर पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुट लूज इंडस्ट्रीज। जो फुट लूज इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो भी होती हैं, इससे आप क्या समझते हो ये आपको बताना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या है कि इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सेकंड पार्ट है, ये पूछा गया है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल देने और बताना है कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हमारे लिए मेंस के लिए। ज्योग्राफी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और देखिए पूछा क्या गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हो। तो इंट्रोडक्शन में वो डेफिनेशन आनी चाहिए, फुट लूज इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, इससे आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, ये पूछी गई हैं। फिर क्या पूछा गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आप बता दो। और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है, आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हर जो पार्ट है इसको देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है। अब देखिए थोड़ा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इमेजिन करो कि कोई शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है या कोई शुगर मिल है, ठीक है, और ऐसा समझ लो। अब मान लो अगर आपके पास मान लो काफ़ी पैसा है, ठीक है, काफ़ी पैसा है आपके पास, और आपको किसी एरिया में शुगर मिल लगानी है, तो आप कौन से एरिया को प्रीफर करोगे। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि जिस एरिया में आपको शुगर केन मिल जाए आराम से, जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि रॉ मटेरियल है, तो उस एरिया में आप प्रीफर करोगे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना। दूसरी बात ये और है कि जो शुगर केन है, इसमें जो शुगर कंटेंट होता है ये विद टाइम कम होता जाता है, ठीक है। तो आप ये भी चाहोगे कि मैक्सिमम कंटेंट मुझे मिले। इसका मतलब जो शुगर केन है वो जल्दी से जैसे कटेगा वैसे ही हमारी फैक्ट्री में आ जाए, हमारी इंडस्ट्री में आ जाए, ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए। तो आप क्या चाहोगे कि जो वेट लूजिंग जो रॉ मटेरियल्स होते हैं या जिनमें गेन हो जाता है, ठीक है, तो उनसे जो मेरी इंडस्ट्री है उस पर इफेक्ट ना पड़े, यही आप चाहोगे ना। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो एकदम आपके पास होना चाहिए। तो ये जनरल चीज़ होती है। सिमिलरली जो स्टील इंडस्ट्री होती है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री होती है, जो आयरन इंडस्ट्री होती है, ये लोग क्या चाहते हैं कि जहाँ पे कोल है ना, जहाँ पे कोयला है, उसके पास में मेरी इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसका यूज होता है। तो जब भी इंडस्ट्री आप इस्टेब्लिश करते हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो इसलिए जब आप शुगर इंडस्ट्री लगाने जाओगे, शुगर मिल लगाने जाओगे, तो आपके पास काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे कि यार इसी एरिया में आप लगा सकते हो। यहीं से बात आती है फुट लूज इंडस्ट्री की। फुट लूज मतलब, फुट लूज से समझ पा रहे हो, इसका मतलब कि जो लोकेशन है ना उसका कंस्ट्रेंट नहीं है, आपकी मर्जी पड़े आप वहां पे लोकेशन, इस फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हो, इस इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। और यही मतलब होता है फुट लूज इंडस्ट्री का। इट्स अ जनरल टर्म फॉर एन इंडस्ट्री दैट कैन बी प्लेस्ड एंड लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। आप डिपेंडेंट नहीं हो किस पे, रॉ मटेरियल पे। बेसिकली यहाँ पे
असेंबलिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो कंपोनेंट पार्ट्स पे आप डिपेंडेंट होते हो, और वो अगर ट्रांसपोर्टेशन मींस अवेलेबल है, कनेक्टिविटी अवेलेबल है, तो किसी भी एरिया में आप प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है फुट लूज इंडस्ट्रीज। दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्रोन टू रिलोकेशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड इंडस्ट्री हो गया, डायमंड अब सूरत में है, कहीं और भी हो सकती है। आपको क्या चाहिए, बेसिकली डायमंड ही तो चाहिए, ठीक है। और जो स्किल्ड लेबर है आपको वो चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, कंप्यूटर चिप वगैरह हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको कंपोनेंट पार्ट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे, आपको स्किल्ड लेबर मिल गई, ठीक है। वहाँ पे आप इसको असेंबल कर लो, ठीक है। सिमिलरली देखो एक और एग्जांपल होता है हनी का, ठीक है। देखो जो रॉ हनी होता है और जो फाइनल हनी होता है, इनके वेट में ज़्यादा फर्क नहीं आता, ठीक है। इनके वेट में फर्क नहीं आता। तो हनी इंडस्ट्री आप रॉ मटेरियल वाले एरिया के पास सेटअप करो, या जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे सेटअप करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी सेम पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वेट वगैरह लॉस वगैरह का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कि जहाँ इच्छा हो आप इसको वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको देने होंगे। अब कहा गया है कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि लोकेशन कहीं पर भी आप सेटअप कर सकते हो, हमने डिस्कस किया है। अब देखिए क्योंकि इसमें हाई वैल्यू एडिशन वाली चीजें होती हैं, भाई मोबाइल हो गए, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। स्किल्ड लेबर फोर्स की आवश्यकता होती है, जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स है वो आपको काफी कम चाहिए होता है, इसलिए लेस लेबर फोर्स की आपको इसमें आवश्यकता होती है। आप समझ पा रहे होंगे, आप इमेजिन कर लो। अब देखिए प्लांट साइज भी छोटी होगी, आप कंपेयर कर लो एक डायमंड इंडस्ट्री को किसी आयरन या फिर जो स्टील इंडस्ट्री होती है उससे, तो साइज काफ़ी छोटी होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम होती है क्योंकि आइटम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस कम होती है, मेनली जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। एंड देखिए क्योंकि कंपोनेंट पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, उनको आप असेंबल कर लोगे, तो इसमें पोल्यूशन वगैरह काफ़ी कम होता है, तो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स की आपको ज़रूरत होती है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि भाई लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एक तो लैंड चाहिए होगी, भाई जहां पे आप फैक्ट्री को स्टेब्लिश करोगे। तो लैंड जो है चीप होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है, चीप होनी चाहिए। और जनरली क्या होता है कि जो सिटीज़ हैं उनकी एज पे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे सेटअप हो जाएंगे। आप देख लो जो एनसीआर रीजन है वो, उसका एग्जांपल ले दो, गुरुग्राम हो गया, नोएडा वगैरह हो गया। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, भाई आपको अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, जैसे कि मेट्रो हो गया, ठीक है, रेल हो गया, बसेस वगैरह हो गया, ठीक है, एयरलाइंस वगैरह, तो इन सब की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। शानदार एग्जांपल क्या है, आप बेंगलोर की बात कर लो, हैदराबाद की बात कर लो, आप बात कर लो दिल्ली एनसीआर रीजन की बात कर लो। देन इकोनॉमीज ऑफ क्लस्टर, देखो भाई जितना बड़ा स्केल होगा उतना ही फायदा होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इस तरह की इंडस्ट्रीज एक ही एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है तो सब लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। इजी एक्सेस टू वर्कर्स, देखिए भाई जो वर्कर्स आ रहे हैं ना, तो उनको आराम से वहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इन सब की सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्लोज टू रेजिडेंशियल एरियाज, देखिए क्योंकि नॉन पोल्यूटिंग होती है, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है बेसिकली जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उसके बगल में ही होती हैं, ठीक है, ताकि जो वर्कर्स इसमें काम कर रहे हैं उनको रहने का जुगाड़ भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए आप समझ लो, वो शुगर केन वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, उससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, शुगर केन वाला। और आप कोई आईटी जो इंडस्ट्री है उसका आप एग्जाम्पल ले लो, गुरुग्राम या फिर नोएडा का, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। अब देखो इसको किस तरह से कंक्लूड करोगे। देखिए फुटलूज इंडस्ट्री, यहाँ पे लोकेशन का कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वो एरिया जो अंडर डेवलप्ड है या जहाँ पे लोकेशनल डिसएडवांटेज हैं, तो वहाँ पे आप इनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो, है ना, शानदार चीज़। तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इससे अच्छा और क्या कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं,
मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट सत्याग्रह वाला। इन्होंने शुरुआत की है कि भाई इसका टाइमलाइन बता दिया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तो काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वाई सॉल्ट वाज चोजन। अब देखो आई, ये एक की डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, और इसको आपने कितना स्पेस दिया, इतना सा। ठीक है, तो यार थोड़ा आपको ना एक्सप्लेन करना चाहिए ना। ये एक 15 मार्कर है। कितना मार्कर है, 15 मार्कर है। तो काफ़ी ब्रीफ में आपने इसको लिख दिया है। हालांकि पॉइंट आपके ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना होगा 1 से 2 लाइन में। ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। असेंशियल फूड आइटम है, टैक्स की बात कर रहे हो, मोनोपोली की बात कर रहे हो, इनकम की बात कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रीवांस की बात कर रहे हो, सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट आपके ठीक है, और मैंने भी आपको पॉइंट बताए हैं, उनमें से कोई पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि एक्सपेंसिव वगैरह होता है, इन सब की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। देखो ये चीज़ पूछी नहीं गई है। नई चीज़ क्या देखने को मिली थी कि वुमेन ने काफ़ी बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, तो वो चीज़ आनी चाहिए, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आप क्या बता रहे हो कि ट्रेडर्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स, तो देखो ये इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ठीक है, स्प्रेड इन डिफरेंट प्लेसेस एंड यूनाइटेड देम, तो ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। तमिलनाडु, थोड़ा ब्रीफ में इसको बताओ। ठीक है, थोड़ा इसको आपको ब्रीफ में करना होगा, 1 से 2 एग्जाम्पल काफ़ी होंगे इसमें। ठीक है, देन रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू। ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। नो चौकीदारी, ये भी सही है। ठीक है, इट्स शॉट द पावर ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। देखो ये तो पहले भी था, कोई नई नई बात तो है नहीं। ठीक है, ये पॉइंट अननेसेसरी पॉइंट है। फॉरेन क्लॉथ व बॉयकॉटेड, तो ये इंपॉर्टेंस थोड़ी थी, ये तो पहले भी होता था। ठीक है, तो इन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या लिखा है आपने, पीएम ने अभी डेडिकेट किया है, तो ये आपने करंट अफेयर से लिंक कर दिया। तो देखो जो मेन चीज़ थी ना, कि भाई ब्रिटिश लोगों को हमने मैसेज दिया था कि भाई अब जो तुम्हारे जो लॉज है ना, उसको अब नहीं मानेंगे, तुम्हारे दिन अब पूरे होने वाले हैं। जो इंटरनेशनल फेम मिला, पब्लिसिटी मिली गांधी जी को, वो सब पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, और वो इसकी की डिमांड है। और देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसको काफ़ी ब्रीफ में आपने लिखा है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है कि वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रैकोनियन रूल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एवरी डोमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात भी सही है, बट देखो क्या है ना, यहाँ पे आप कंक्लूड कर रहे हो, तो जब सॉल्ट सत्याग्रह को आप कंक्लूड कर रहे हो, तो अब पीछे मत जाओ, उसके क्या कारण थे ये आपको पहले बताने चाहिए। ये आप कंक्लूजन में मत डालो, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे आपको कुछ फ्यूचर वाली चीज बतानी चाहिए कि इससे क्या हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉडर्न इंडिया में आपको कंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेकिन देखो आपने काफ़ी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है। ये 15 मार्कर है, और मैं आपको कहूँगा कि इसका आप ध्यान रखो, जो मेंस की वर्कबुक होती है, आंसर शीट होती है, उस पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तब आपको आइडिया लगेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि आपने वर्ड लिमिट आप सही से मेंटेन कर पा रहे हो कि कम या ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फुट लूज इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट डिपेंड। देखो ग्रामर सही करो। ठीक है, बाकी जो है आपकी इंट्रोडक्शन आपका ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और वो सब सही हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो ना, एक 15 मार्कर है, थोड़ा सा इसको अगर और एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, अच्छा रहता। ठीक है, बाकी पॉइंट सारे वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, डायमंड, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, तो ये भी ठीक है। फैक्टर्स क्या है, कनेक्टिविटी, ये पॉइंट भी सही है। चीप लैंड, ये भी सही है। चीप लेबर अवेलेबिलिटी, देखो यार यहाँ तो स्किल्ड लेबर चाहिए ना, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे फिट नहीं होएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे फिट नहीं होएगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखो ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, एडेड एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ये उसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये प्राइमरी फैक्टर आप इसको मत लिखो। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर इसको आप मत लिखो। ठीक है, फिर रिसर्च सेंटर, ये ठीक है, अगर मान लो बगल में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है तो वहाँ पे बगल में सेटअप कर सकते हो, इस ये पॉइंट समझ में आ सकता है। ठीक है, कंक्लूड किया है आपने, इंडिया इन द रिसेंट पास्ट शोज दैट फोकस डेवलपमेंट ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज इनेबल कंट्री टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट, इस्टेब्लिश ग्लोबल लीडरशिप। देखो आप एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर सकते थे ना, जो आज की डेट में काफ़ी एक
एक एक बर्निंग इशू चल रहा है, ठीक है। तो बाकी ठीक है कंक्लूजन आपका, और मैं यही कहूँगा कि यार 3 से 4 लाइन में कंक्लूड करो तो वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। 15 मार्कर है, इतने में काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और देखो आपने भी ना छोटा आंसर लिखा है, थोड़ा सा आपको भी एक्सप्लेन करना होगा चीज़ों को, ठीक है। बाकी डायमेंशन कुछ आप ऐड कर लो, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, आपने अच्छा आपका अटेम्प्ट है ये, ठीक है। तो इसी के साथ ना ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।